इफ्तारी के लिए रोटी के निवाले भी मैसर नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़े अफसोसनाक की बात है कि जब पब्लिक एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो हमारी लोकल बिजनेस कम्युनिटी को अपने प्रॉफिट मुनाफे की पड़ी हुई है। हमको ये भी शिकायत मैसर हो रही हैं कि माह रमजान के महीने में भी कीमतें हैं जो वो हद से ज्यादा हो जाती हैं। पाकिस्तान में रमजान की आमद से पहले ही रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें इतनी महंगी हो गई थीं कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रमजान में अशियाए खुर्दनोश की चीजों की आसमान छूती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तानी अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, गुर्बत, तंगहाली और बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे, सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने के गला फाड़ फाड़ कर नारे लगाए थे। लेकिन इख्तिदार में आने के इतने दिनों बाद भी हालात को सुधारने की कभी कोई ईमानदाराना कोशिश नहीं की गई। जी भी सकेंगे इस महंगाई में या नहीं। मगर रोटी एक जो मीडिया कर है उसका तो रोटी भी पूरी करनी मुश्किल है, और गरीब आदमी जो है उसका क्या बनेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर कहीं रुकना चाहिए, कहीं कंट्रोल होना चाहिए। अक्सर चीजें का कंट्रोल नहीं है कहीं। पाकिस्तानी अवाम अब दो राह पर खड़ी है। एक तरफ तो महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती इंतहा पसंदी, लाकानूनियत, बम धमाकों और खुदकुश हमलों ने उन्हें रोजगार और कारोबार से महरूम कर दिया है। बेरोजगारी और तंगदस्ती ने उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। सच भी यही है कि ये महंगाई अब इस कदर बढ़ गई है कि चोरी चकारी से लेकर खुदकुशियों तक की नौबत आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासी और मजहबी रहनुमा नए नए तमाशों में मसरूफ हैं। शर्म हया करें थोड़ी सी हुकूमत, कि थोड़ा सा आवाम यानी गरीबों को थोड़ा सा वो करे। ठीक है, फायदा कुछ नहीं है इस तरह महंगाई करने का, इस तरह ये वो करने का, अपनी जेबें भरने का। तो ये कि अगर चले, कोई नहीं कहता कि नहीं खाएं, खुद भी खाएं, लेकिन 30% हिस्सा जो ना आवाम को भी खिलाएं, मिल बांट के खाएं सारे। पाकिस्तान में बेकाबू होती महंगाई और मुसलसल बद से बदतर होते इक्तिसादी हालात, जिसको संजीदा तौर पर नहीं लिया जा रहा है, जिसके बाइस पाकिस्तान में मुसलसल फाका कशी और लाचारी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने भी खबरदार किया था कि पाकिस्तान में फाका कशी और लाचारी अपने उरूज पर फैलती जा रही है, जिसकी वजह से मजीद 5 लाख बच्चे मुनासिब खुराक की कमी का शिकार हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 44% बच्चे लागिर हैं, जो अपनी उम्र के एतबार से कदरे कम ज़हनी व जिस्मानी नशो-नुमा का शिकार हैं। खाना पीना ये चीजें तो आपकी रोज की होती हैं, तो इस चीज पे तो खास तौर पे करना चाहिए कि नॉर्मल जो एक सब्जी है उस पे प्राइसेस कम होनी चाहिए ताकि इंसान खा तो सके। इमरान खान साहब तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गुर्बत मिटाऊंगा। गुर्बत नहीं मिटाएगा, वो गरीब मिटाएगा। पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत की वजह से खुदकुशी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 16 सालों में 2868 खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 71% मर्द और 31% ख़वातीन शामिल हैं। ग़ज़ाई किल्लत की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों का खुदकुशी करना पाकिस्तानी इंतजामिया पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि पाकिस्तान की आबादी 2.4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादियों में से एक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मौजूदा आबादी के लिए ही पाकिस्तानी इंतजामिया के पास वसाइल की कमी है, तो फिर आगे पाकिस्तानी अवाम का हश्र क्या होगा? पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो असर है जो चीजों पे ही पड़ता है ना, महंगाई बढ़ जाती है और ज्यादा। इन दिनों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। फर्क है ना जी, जब सस्ती चीजें होती है ज्यादा फरोख्त होती हैं, जब महंगी होती है लोग कम लेते हैं, बहुत ज्यादा।
बहुत कारोबार पे फर्क पड़ गई। बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आरजू थी कि ये हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी, मगर इन्होंने भी हस्बे रिवायत को ही निभाया और साबिक हुक्मरानों की तरह हमारी जेबों पर डकैती मारने की कोशिश की। हम मजीद पिस जाएंगे। यकीनन जब पेट्रोल में इजाफा होता है तो सीधी सी बात है, दूध में, रोजमर्रा की अशिया में, सब्जियों में, दालों में, चावलों में, यानी हर उस शे पे इजाफा हो जाएगा जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, यानी मैं और मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। भूख से लड़ रहे अवाम के तहफ्फुज के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान हर साल दिफाई बजट में इजाफा करती रहती है, जो पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। हालांकि दलील ये दी जाती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और फौज को मजबूत करने के लिए ये अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा अवाम के तहफ्फुज के नाम पर लुटाया जा रहा है। पाकिस्तान में अवामी ख्वाहिश और जरूरतों पर दिफाई अखराजात हमेशा हावी रहा है, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में अवाम से ज्यादा जरूरी बारूद और बंदूकें हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर कोयले की कानों में काम करने वाले 16 मजदूरों की हलाकत का दर्दनाक वाकया पेश आया, जिन्हें दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया। इन मजदूरों को 2011 में दहशतगर्दों ने अगवा किया था। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी हारने वाले ये मजदूर इस आस में यहां आए थे कि उनके घरों में रोज चूल्हे जल सकें, लेकिन बेस इंतजामिया और जमीर फरोश सियासतदानों की गफलत का नतीजा इन मजबूर और लाचार मजदूरों को चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी का कहना है कि इन हलाकतों की सबसे बड़ी वजह हिफाजती इंतजामात का फुकदान है। सूबाई खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट के पहाड़ी इलाके में एक इज्तिमाई कब्र से 16 मजदूरों की लाशें मिली हैं, जिन्हें 10 बरस कब्ल अगवा किया गया था। मकामी लोगों ने पहाड़ी इलाके में बोसीदा इंसानी आज़ा और एक शनाख्ती कार्ड देखकर मकामी इंतजामिया को इत्तला दी। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वुरसा को जब शनाख्त के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि एक नहीं बल्कि ये टोटल 16 मजदूर थे जो दहशतगर्दों की जानिब से 29 सितंबर 2011 में खैबर एजेंसी से अगवा किए गए थे। कोहाट पेशावर और नौशहरा का एक सरहदी इलाका है, बबूखेल पस्तावाना इसको कहते हैं। यहाँ पर 2011 में 2010 और 2011 में जब दहशतगर्दी का दौर था, दहशतगर्दों ने काफी ज्यादा लोगों को अगवा किया था, इसके बाद कत्ल किया था। इसमें 2011 में फिर एफआर पेशावर एरिया से कुछ मजदूरों को जो यहाँ पर जो कोयले के कानों में काम करते थे उनको भी अगवा किया था। इसके बाद उनको कत्ल कर दिया था। तो आज इनकी जो है जो 16 मजदूर थे उनकी लाशें आज इस एरिया से बरामद हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से ताल्लुक रखने वाले 32 मजदूरों को 2011 में दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किया गया था, जिनमें से 16 किसी न किसी तरह दुश्वार गुजार रास्तों से फरार होकर वापस आने में कामयाब हो गए थे और इन 16 मजदूरों ने वाक़ये से मुतालिक बताया था। दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किए गए मजदूरों के लिए तावान भी तलब किया जाता रहा, लेकिन बेचारे ये बदकिस्मत मजदूर तावान कहाँ से देते, क्योंकि ये तमाम गरीब मजदूर थे जो कोयले की कानों में काम करते थे। इन तमाम मजदूरों का ताल्लुक स्वात के इलाके शांगला से है। इनमें से 5 लोगों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, जिनमें 2 सगे भाई, एक चचा और 2 आपस में कजन थे। रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि लाशें टुकड़ों की सूरत में और बोसीदा हालत में थी। 2011 में शांगला से ताल्लुक रखने वाले 16 कोयले कान के मजदूर जो कालाखेल माइन से अगवा हुए थे, बिलाखिर उनकी लाशें बरामद हो चुकी हैं। इस सानिए में लवाहिकीन के साथ के गम में
पूरा सूबा है, पूरा पाकिस्तान है, जहां जहां ये खबर ब्रेक हुई है सबने ताज़ियत की है। पाकिस्तान में मजदूरों के साथ इस तरह का वहशियाना खेल मुसलसल खेला जाता रहा है। खासकर बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से मजदूरों को निशाना बनाया जाता रहा है। 1 नवंबर 2018 को ग्वादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मजदूर हलाक हो गए थे। मई 2017 में बलूचिस्तान के ही ग्वादर में दहशतगर्दों ने 1 हफ्ते के अंदर 15 मजदूरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। 2015 में बलूचिस्तान के तुर्बत में दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया पेश आ चुका है, जहां सोहराब नदी पर काम करने वाले 20 मजदूरों को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके अब्दी नींद सुला दिया था। जिसके बाद सूबाई वजीर दाखिला ने बयान दिया था कि 30 दहशतगर्द टोलियों की शक्ल में आए और आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे और फिर उसके बाद फरार भी हो गए। अब ऐसे हालात में जीना या जीने की कोशिश करना किसी के लिए भी मुश्किल अम्र है। फिर भी ये मजदूर इन मुश्किलों से हारने के बजाय हर पल जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें कब तक और किस किस से लड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ महंगाई, तंगदस्ती और गुर्बत है, तो दूसरी तरफ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है, जो रोज न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर लोगों की जानें ले रही है। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी से हारने वाले ये मजदूर इस आस में यहाँ आए थे कि उनके घरों में रोज चूल्हे जल सकें। लेकिन बेहिस इंतजामिया और जमीर फरोश सियासतदानों की गफलत का नतीजा इन मजबूर और लाचार मजदूरों को चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालने वाले इन मजदूरों के जनाजे जब उठे तो हर तरफ मातम छा गया, और जब ये खबर इनके घरों तक पहुंची तो फिजा सोगवार हो गई और हर आंख अश्कबार हो गई। किसी बहन का भाई चला गया तो किसी के बुढ़ापे की लाठी ही टूट गई, तो किसी के नसीब में हमेशा के लिए इंतजार की अजियत लिख दी गई, जिनकी पथराई हुई आंखें इंसाफ की मुंतजिर हैं। पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया का लापरवाह रवैया है। और इस लापरवाही का खमियाजा या तो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है या उनके वालिदैन को। एक तरफ पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बदउनवानी ने लोगों की दाल रोटी को फीका कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना वायरस के वक्त प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया और असातिज़ा भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने कहा है कि सिंध हुकूमत स्कूलों में रियायतें और एजुकेशनल मटीरियल देने में नाकाम है। हालांकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसमानदगी के लिहाज से सर फहरिस्त सूबा बलूचिस्तान, जहां इन दिनों तकरीबन 23 लाख अफराद इल्म की रोशनी से महरूम हैं। गुर्बत, बदअमनी, माशी और माशरती मुश्किलात के साथ साथ इससे मुंसलिक हलकों की मुजरिमाना खामोशी इस मसले की अहम वजह है, जिसकी वजह से मासूम बच्चे तालीम की नेमत से महरूम हैं। इसी पर पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन्हें देखकर आपको गरीबी, बेबसी और फाका कशी में जिंदगी गुजार रहे लोगों की असली हालत का अंदाजा होगा। आपको ये टूटी फूटी दीवारें महज एक ढांचा लगेगा, लेकिन यही ढांचा इन गरीबों और मजदूरों के सर छुपाने की जगह है। यही इनका आशियाना है। इन घरों के चूल्हे इनकी भूख मिटाने के लिए भले ही रोज जलते और ठंडे होते हों, लेकिन ये जलते चूल्हे इनकी भूख नहीं मिटा पा रहे हैं। यही हकीकत है
غریبی اور مفلسی میں زندگی گزار رہے پاکستانی عوام کی. یہ حقیقت واقعی بہت دردناک ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. کہتے ہیں تعلیم کی روشنی ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے، ہر نا امیدی کو امید میں بدل دیتی ہے اور ہر کسی کو شعور بخشتی ہے. لیکن پاکستانی حکمرانوں کا تعلیم کے تئیں لاپرواہ رویہ، سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی اور خطرے میں پڑتا طالب علموں کا مستقبل یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی حالت بے حد خراب ہے. خاص کر صوبہ سندھ اس میں سرِ فہرست ہے، کیونکہ کراچی کے بیشتر اسکول بند پڑے ہیں اور وہ منشیات فروشوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں. اسکول بس یہ چل رہا تھا، اچانک بند ہو گیا. ابھی یہ بچے سارے جو ہے نا ایسے ادھر کھیلتے ہیں اور باہر سے جو پوڈری موالی ادھر ساری رات جو ہے نا گھومتے پھرتے ہیں، باقی کوئی عملہ نظر نہیں. یہ جو اسکول کی عمارت ہے اس میں رات کو جو منشیات والے لوگ ہیں ان کا قبضہ ہوتا ہے. ہاں، یہ جو پینے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ادھر جو ہے نا. یہ بچے دن کو کھیلتے ہیں اور رات کو پھر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چرس مرس پیتے ہیں اور پاؤڈر ایرون جو ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. ایک طرف کراچی دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، وہیں دوسری طرف کراچی والے تعلیم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت کا تعلیم کے تئیں لاپرواہ رویہ ہے. کراچی کے 100 سے زائد اسکولوں میں 2 لاکھ سے زائد طالب علم ہیں جو حکومتی نااہلی کا شکار ہیں. سندھ حکومت ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہے. کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے حصوں میں بھی طالب علموں کو حکومت کے لاپرواہ رویوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے دیا جانے والا سالانہ بجٹ اسکولوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اسے بدعنوان حکومتی اداروں کے لوگ راستے میں ہی غبن کر لیتے ہیں. بلکہ یہی حال پاکستان کے 4 صوبوں کا ہے، جہاں کے سرکاری اسکولوں کا ڈھانچہ چرمرایا ہوا ہے. نہ اسکولوں میں پینے کا پانی ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سہولت، جس کی وجہ سے طالب علم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے. ناظم تھا یا ٹون ناظم تھا، یہ ہر آدمی آتا ہے یہاں صرف دیکھتا ہے اور پھر جاتا ہے. اور یہاں اس اسکول میں ڈاکو بھی ہوتا ہے، ڈاکو باہر سے ڈاکہ مارتا ہے، یہاں سے تقسیم کرتا ہے. چرس بھی یہاں بیچتا ہے اور دوسرا جتنا غلط کام یہاں ہوتا ہے. اور کوئی انتظام والا تانے پہ ہم لوگوں نے رپورٹ کیا، ٹون ناظم پہ کیا ہے، اور یہاں جو بھی آتا ہے تو صرف ہم لوگ یہ فریاد کرتا ہے اور کوئی ہے. اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان پاکستان کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں 36 لاکھ بچوں میں سے صرف 13 لاکھ بچے ہی اسکول جا پا رہے ہیں، جو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم شرح ہے. جبکہ بلوچستان صحت، نکاسی آب، صاف پانی کی فراہمی اور خواندگی جیسے 10 اہم عوامل میں بھی تمام صوبوں سے پیچھے ہے. حالانکہ بلوچستان حکومت کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی کے اعلان کے متعدد دعووں کے باوجود حکومت کے زیر نگرانی چلنے والے 1800 پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں کے غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سابقہ حکومتیں بھی اس بات کا اعتراف کرتی رہی ہیں کہ بلوچستان کے بچوں کی اکثریت ان کے پیدائشی حق تعلیم سے محروم ہے. 500 to 600 اسٹوڈنٹ سر ہمارے پاس اس وقت جو ہیں زیر تعلیم ہے. ان میں ہمارے پاس کلاس رومز کی کافی کمی ہے، جس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ٹیچرز کی کمی کا بھی مسئلہ ہے. جیسے سیکنڈری سیکشن میں پورے 9th کلاس کو چلانے کے لیے صرف ایک سائنس ٹیچر ہے، حالانکہ ایس ایس ٹی جنرل بھی ہونا چاہیے. اور بیسیکلی یہاں پہ ایس ایس ٹی سائنس کی 2 پوسٹیں ہیں، ایک ایس ایس ٹی سائنس ہے، تو ٹیچرز کی کمی بھی ہے. اس کے علاوہ فنڈز کی بھی جو ہے کمی کا کافی سارا مسئلہ ہے. محکمہ تعلیم بلوچستان کی جانب سے موصول ہونے والے دستاویزات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں 2200 اسکولوں کی چھتیں ہی نہیں ہیں،
जबकि 5000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर मौजूद है। बलूचिस्तान में प्राइमरी मिडिल स्कूलों की कुल तादाद 13,000 से जायद है, जबकि सूबाई हुकूमत हर बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पहले ही इमरजेंसी और आर्टिकल 25A के इतलाक का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद भी बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल से बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल की कमी की वजह से मदरसों में दाखिल करा रहे हैं, क्योंकि मदरसा खाना देता है और रिहाइश फराहम करता है, जबकि आम स्कूल ये सहूलत नहीं देते। परवेज मुशर्रफ के दौरे इख्तिदार में बलूचिस्तान में 3000 मदारिस रजिस्टर्ड किए गए थे, जबकि गैर रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। गरीब वालिदैन के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं बचता कि वो अपने बच्चों को मदारिस में भेजें। कई इलाकों में अब भी लोग स्कूली तालीम को गैर इस्लामी तसव्वुर करते हैं। वहीं दूसरी जानिब बलोच अक्सरियती आबादी में दीगर इलाकों से आए तालीमी खिदमात देने वाले असातिज़ा जान के खतरे और धमकियों के पेश नजर वहां से नकले मकानी कर चुके हैं। 97% स्कूल सिंगल स्कूल टीचर हैं, यानी हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सिंगल स्कूल टीचर हैं, सिवाय शहर के स्कूलों में असामियां कुछ ज्यादा हैं, लेकिन हमारे शहर से बाहर के जितने भी स्कूल हैं सिंगल स्कूल टीचर हैं, चाहे वो बॉयज हों चाहे वो गर्ल्स हों। अगर वो छुट्टी पे चला जाए या खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए तो हमारे स्कूल जो है ना बंद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो फंड्स हमें मिल रहे हैं वो ऊंट की मुंह में जीरा की मुतरादिफ हकीकत है। रिपोर्ट में तालीम की सूरत हाल के साथ स्कूल की बदतर हालत के बारे में भी आगाह किया गया है, जिसमें ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई सहूलियत मयसर नहीं है। वहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। हालांकि बलूचिस्तान में इस वक्त मिडिल स्कूल की तादाद 12,600 है, जबकि असातिज़ा की तादाद 56,000 है। सेक्रेटरी तालीम ने एतराफ किया है कि उनमें से तकरीबन 2,000 स्कूल गैर फाल हैं और जो असातिज़ा अपनी खिदमात अंजाम नहीं दे रहे हैं उनकी तादाद 3,000 से भी ज्यादा है। बलूचिस्तान में ऑल गवर्नमेंट टीचर तंजीम के मुताबिक सरकारी घोष टीचर की तादाद 5,000 से भी ज्यादा है, जबकि घोस्ट स्कूलों की तादाद 6,000 से जायद है। इसके अलावा जाली डिग्रियों पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की तादाद भी बहुत है। सिर्फ क्वेटा में 700 टीचर जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। 95% स्कूल सिर्फ एक कमरे और एक टीचर पर मुश्तमिल हैं, जबकि सिर्फ 5% स्कूलों में एक से जायद कमरे और मुनासिब सहूलियात मौजूद हैं। हालांकि हर आने वाली हुकूमत इस पसमानदा सूबे में तालीम की बेहतरी का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकाइक उससे बिल्कुल बरक्स हैं और तालीम के मसले को हल किए बगैर बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। अफसर है वो इधर आए भी था मौके पर और उसको रिटर्न हमने दिया लिखा कि हमारे स्कूल की चार दीवारी और स्कूल के जो हालात है इमारत है वो बिल्कुल खराब है, बैठने के काबिल नहीं है। तो उसने हमें हुक्म दिया कि वो दरख्त के नीचे गुजारा करें, आपको टेंट मिल जाएंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं और बलूचिस्तान में तकरीबन 5,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें असातिज़ा के नाम पर सिर्फ एक उस्ताद और स्कूल की इमारत के नाम पर सिर्फ एक कमरा ही मौजूद है। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान के 60% बच्चे प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी बचे बच्चों में से 45% बच्चे मैट्रिक्स के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये आदाद और शुमार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली को जाहिर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बलूचिस्तान के खस्ता हाल तालीमी शोबे पर अपने खदशात का इजहार किया है,
लेकिन तालीम के इतने बदतरीन हालात के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है और न ही तालीमी बजट में कोई इजाफा ही कर रही है। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के फिक्र करने या चाहने से पाकिस्तान के तालीमी ढांचे में कोई बदलाव मुमकिन नहीं, जब तक पाकिस्तान इस बदलाव के लिए तैयार ना हो। अपने मुल्क में तालीमी ढांचे को बेहतर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को ही आगे आना होगा, वरना ये मासूम और बेचारे गरीब अवाम जहालत की जंजीरों में जकड़कर मुफलिसी और बुनियाद परस्ती के गुलाम बनकर रह जाएंगे। सर आते एक दिन नहीं आते, फिर इस वजह से पढ़ाई सही नहीं होती थी, मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर कभी गटर बह जाती है, कभी फलांग के आना पड़ता है, कभी पीछे गली से, कभी आगे से घूम के आना पड़ता है। क्लास भी पढ़ना चाहिए और बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है और डेस्क वेस्क सही से आनी चाहिए ताकि पढ़ाई हो और टीचर अच्छे आने चाहिए या पढ़ा सके। एक दिन होता है तो एक दिन नहीं होता पढ़ाई, बस इम्तिहान से 2-4 दिन पहले इम्पोर्टेंट लग जाता है, बस वही होता है पढ़ाई। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, लेकिन तकदीर बदल जाती है दुआओं के असर से। इन बच्चों की मेहनत और लगन से ये जाहिर हो रहा है कि ये बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या इनके अरमानों का खुले आसमान के नीचे यूं ही गला घोटा जाता रहेगा? क्या हुकूमत इनकी तरफ कभी भूल कर भी तवज्जो नहीं देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सारे पाकिस्तानियों के सामने खड़ा है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। अरे ओ बंसी, तेरी और मेरी गाय तो एकदम जुड़वा लागे है, हष्ट पुष्ट एकदम जुड़वा। राजू, ये सिर्फ दिखती जुड़वा है लेकिन दूध जुड़वा नहीं देती। तेरी गाय दे इतना सारा दूध और मेरी इतना सा। इसमें तेरी गाय की ना तेरी गलती है। तू अपनी गाय का अच्छे से ख्याल ही ना रखता है, ना उसे मिनरल विटामिन देवे है, ना फैट देवे है, तो सिर्फ चारा।